गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए अब हम आगे देखते हैं कहाँ तक बताए थे उसके आगे। हम आपको मिडिल ईस्ट में इसराइल पढ़ा दिए थे। इसराइल में अब आगे बढ़ते हैं। इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इसराइल की राजधानी जेरूसलम। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? जेरूसलम के। अब देखिए इसकी सीमा किससे किससे लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अब फिलिस्तीन को तो खा गया ही। फिलिस्तीन को क्या कर गया? खा गया। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। समझ में आ गया कि नहीं गया? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र से लगती है। जॉर्डन जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर आप देखेंगे एक सागर मिलेगा, मृत सागर। आपके नक्शा में, मटेरियल में देखिए इसराइल का एक अलग से नक्शा दिया होगा। आप खोलिए, आपके मटेरियल में एक इसराइल का अलग से नक्शा होगा। इसराइल का अलग से नक्शा होगा। देखिए आपके मटेरियल में इसराइल का अलग से नक्शा होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? इसराइल का अलग से नक्शा होगा। तो आप देखिएगा इसकी सीमा इधर मिस्र से कहाँ कहाँ से लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इसका शॉर्टकट होता है लस्सी जम गया। लस्सी जम गया। ला से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। गया को काट दो, लस्सी जम गया। बताइए फलस्तीन के कितने पार्ट? दो पार्ट हो गया। ये इधर वाला हो गया गजा और इधर वाला हो गया आपका वेस्ट बैंक। इसका नाम रखा है वेस्ट बैंक और इसका नाम रख दिया गाजा। इसका नाम क्या रख दिया? गाजा। इसका नाम क्या रख दिया? गाजा। गाजा नाम रख दिया। देखो बाबू, हम आपको पढ़ाए हैं गाजा को यहाँ से शिफ्ट कर देगा कहाँ पर? सोमालिया में। गाजा को यहाँ से शिफ्ट करेगा कहाँ पे शिफ्ट करेगा बाबू? ये शिफ्ट करेगा सोमालिया में शिफ्ट करेगा। फिलहाल गाजा में क्या करेगा? देखिएगा ध्यान से। फिलहाल गाजा में क्या करेगा? सुनना ध्यान से। गाजा को क्लस्टर बनाएगा। क्लस्टर कैसे बनेगा? इसके बीच में 2 किलोमीटर चौड़ा एरिया कहेगा यहाँ कोई नहीं रहेगा, खाली रहना चाहिए। यहाँ खाली करेगा। फिर बीच में 2 किलोमीटर एरिया चौड़ा करके खाली रखेगा, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। फिर 2 किलोमीटर एरिया चौड़ा करके कहेगा यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। और फिर इस बॉर्डर पे कर देगा कोई नहीं रहना चाहिए। इनको ऐसे क्लस्टर में कर देगा, यहाँ पर बीचवा बीचवा में खाली कर देगा, चित काबरा बना देगा इनको, चित काबरा। फिर मार मार के इन लोग को भेज देगा सोमालिया में। तो ये हो गया गाजा। और ये जो है इन लोग को लग रहा था कि हम नहीं पिटाएंगे, इसको पीटने के बाद अब इनको पीटना चालू किया है। इन लोग को पीट पाट के रद्द कर देगा, पारा पारी पिटाएंगे लोग यहाँ पर। तो इसराइल की राजधानी जेरूसलम है और ये फलस्तीन जो बचा हुआ है इसकी राजधानी रमल्ला। रमल्ला का अर्थ होता है ऊंचा जमीन। रमल्ला का अर्थ होता है ऊंची जमीन। अरबी भाषा में रमल्ला का मतलब है ऊंची जमीन। तो यहाँ पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा एरिया है यहाँ पर। अब देखिए इस इसराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। इसराइल का सबसे बड़ा शहर का नाम है तेल अवीव। तेल अवीव। तेल अवीव। और इसका ऊपर में एक बंदरगाह हो गया हाइफा। यहाँ जगह है हाइफा। ऊपर में देखना हाइफा जगह होगा। मिल गया हाइफा। ये जगह है हाइफा। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, अंग्रेज हाइफा में हार गए थे तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़के उनको हाइफा जितवाए थे। अंग्रेज हाइफा हार चुके थे सब। अंग्रेज हाइफा हार चुके थे सब तुर्की से। तो हाइफा जब अंग्रेज हार गए तो भारतीय सैनिक गए और हाइफा आजाद कराए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि रे ते अपने लिए काहे नहीं लड़ता है, ते ब्रिटेन के लिए काहे लड़ रहा है भाई, अपने लिए लड़। तो सुभाष चंद्र बोस बाद में समझा के लाए, नहीं तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था। आप अपने आप से एक बार सोच के देखिएगा, 1857 की क्रांति में जितने सैनिकों ने क्रांति किया, इससे पहले वो सैनिक ब्रिटेन की फौज में क्या कर रहे थे? हम ही भारतीयों को मार रहे थे लोग। वो तो धार्मिक एंगल आ गया, गाय और सुअर की चर्बी लग गई। अगर गाय और सुअर की चर्बी के जगह
केमिकल यानी ग्रीस या मोबिल लगा रहता तो मेरे ख्याल से तो विद्रोह ही नहीं हुआ रहता। तो भारतीयों ने अंग्रेजों को भी खूब साथ दिया है, इसी वजह से तो शासन किया है। हाइफा हार गए थे सब अंग्रेज, भारत का सैनिक गया वहां पर, और ये तेल अवीव इसका सबसे बड़ा शहर है। वेस्ट बैंक तो हम आपको बता दिए यहाँ पे, बाकी इसके बहुत सारे शहर वगैरह होंगे। यहाँ आगे बढ़ते हम लोग। ये है जार्डन, ये देश है जार्डन। जार्डन की सीमा समुद्र से यहाँ पे छोटी सी लगती है, यहाँ पे समुद्र की सीमा यहाँ पे 26 किलोमीटर जार्डन की सीमा समुद्र से लगती है। जार्डन और इसराइल के बीच में ये एक समुद्र है जिसका नाम है मृत सागर। जार्डन और इसराइल के बीच में एक झील है, नाम है उसका मृत सागर, डेड सी, मृत सागर या डेड सी। यहाँ का पानी एकदम खारा है, यहाँ का पानी एकदम ही खारा है, एकदम खारा है। और इस पानी का घनत्व तो डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि आप इसमें कुछ भी फेंक दीजिए वो डूबेगा ही नहीं। आप इसमें लेट जाइए आप डूबिएगा नहीं, मछली फेंकिएगा मछलियों बाहर निकल जाएगी, मछली मर जाती है इसमें। इसमें कोई जलीय जीव अंदर रह ही नहीं सकता है, मर जाता है। तो इसके अंदर जीव नहीं रह पाते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, और इसमें समुद्री जीव न रहने के कारण इसका नाम है मृत सागर। इस सागर के अंदर सब मृत है। आप बताओ बाबू, हम आपसे पूछते हैं कि सबसे खारा जो ये है, क्या नाम है, सबसे खारा झील जो है वो मृत सागर है या तुर्की का वान झील है? सबसे खारा झील ये मृत सागर है, खारापन मृत सागर का है या वान झील का है? तुर्की के वान झील ज्यादा खारा है या मृत सागर ज्यादा खारा है? वान झील ज्यादा खाना है, वेरी गुड। तुर्की का वान झील ज्यादा खारा है। मृत सागर का तो घनत्व तो ज्यादा है, मृत सागर का तो घनत्व तो ज्यादा है। खारेपन से मछलियों को दिक्कत नहीं है, मछलियों को दिक्कत है वहां का घनत्व तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना मछली अंदर ही नहीं जा पाएगी। ऊपर मछली सब ऐसे सांस नहीं ले पाती है। हमारा फेफड़ा जो है, हमारा फेफड़ा की खासियत क्या है? हमारे फेफड़े की खासियत ये है कि हवा में उड़ रहे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो CO2, SO2, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इन सब में से केवल ऑक्सीजन को खींच लेता है, इन सब में से केवल ऑक्सीजन को खींच लेता है, बाकी गैसेस को बाहर कर देता है। ये अपने आप में एक करिश्मा है। सोचो, इतनी गैसें मिली हुई हैं। कोई सिगरेट पी के धुआं मार रहा है, यहाँ पर ऐसे सिगरेट पी लिया है, धुआं मार रहा है, इंतकाम देखेगी भुगतेगी तुम, और ऐसे करके नहीं देखते, दिल टूटता है तो सिगरेट पीने लग रहा है। ऐसा आजकल का अलग मॉडल हो गया है। यहाँ पे हम लोग के टाइम पे नस काटता था सब, अब सिगरेट पी रहा है सब। तो सोचिए, इतना धुआं धुआं कर दिया वातावरण में। कोई घर जला रहा है, कोई गोईठा जला दिया है, यहाँ पर अलग अलग धुआं हो रहा है, लेकिन हमारा फेफड़ा पूरे वातावरण से केवल और केवल ऑक्सीजन निकालता है, पूरे वातावरण से केवल ऑक्सीजन ले रहा है। वैसे ही मछलियों का जो गलफड़ होता है, हवा में ना होके बल्कि पानी में घुले ऑक्सीजन को निकाल लेता है। मछलियों का जो गलफड़ है या फिर जो गिल्स है वो निकाल लेता है। तो मछलियां यहाँ बाहर में सांस नहीं ले सकती, उसका काम करेगा पानी में। हम पानी में सांस नहीं ले सकते, हम हवा में सांस ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये है जार्डन। जार्डन भी पढ़ाई दिए, यहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, जार्डन वगैरह कुछ खास डेवलप नहीं है। यहाँ पे गाजा के लोगों को मार रहा था तो जार्डन जहाज लेके गया, खाना गिराया उसके ऊपर, वहीं पे गिर रहे थे लोग, तो लोग खाना लूटने गए तो वहीं में इजराइल गोली चला दिया, ता 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 ता, जा एक जगह मिल गया यहाँ पे। तो फिर ये बेचारा ये क्या करे, तो खाना गिराया तो दहिया पे गिर गया, वह मर गया। बड़ी दिक्कत हुआ इधर। आगे देखते हैं, ई लोग जाए और मार करे ओकरा से। ये हो गया आपका सऊदी अरब। ये जगह कौन हो गया? सऊदी अरब। एक को नदी नहीं है यहाँ पर, सऊदी अरब में एक भी नदी है नहीं है। वापस आ जाइए आप मिडिल ईस्ट वाले पे, वापस आइए मिडिल ईस्ट पे, सऊदी अरब देखिए, वापस आइए मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब देखिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। देखो ध्यान से, मिला?
सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब का जो समुद्र है दो साइड से, एक साइड में लाल सागर है और एक साइड में फारस की खाड़ी है। इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब में दो ठो है, इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। लाल सागर और फारस की खाड़ी। तो जो इसका पेट्रोलियम वाला एरिया है वो ये साइड से, पेट्रोलियम वाला एरिया इस साइड से, इस साइड से पेट्रोलियम का एरिया नहीं है। तो इसके इधर में पेट्रोलियम है। ईरान क्या कर रहा है, कौनो जहाज जा रहा है उसको मार दे रहा है, कौनो जहाज जा रहा है इसको मार दे रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर यहाँ से जाने वाले जहाजों को ईरान काहे मार रहा है, कितना मार रहा है, कितनी बड़ी सेना हो गई ईरान की। तो देखो, किसी चीज पर कब्जा करना और किसी को डिस्टर्ब करना, दोनों में अंतर है। ईरान जो है यहाँ शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर दे रहा है। जैसे आप अपने गांव के सामने सड़क अपने घर के सामने जाने वाली सड़क को अगर डिस्टर्ब करना चाहें तो आराम से डिस्टर्ब कर देंगे। कैसे? 5 गो कटाहा कुत्ता पाल दीजिए, बड़का बड़का सांड 4 गो छोड़ दीजिए, कूड़ा किचाहिन कर दीजिए और छत्ते पे चढ़ के ढेला चलाइए। देखिए उनमें से कोनो जाने छोड़ देगा, आपके गली में जेबे नहीं करेगा। या जाहो सांड मार देता है, ढेला चला दे रहा हो, काट ले रहा है, मिर्चा झोंक दे रहा है छत्ते पे से, यहाँ पर गरिया रहा है, आप उनमें से जाना ही बंद कर दीजिएगा। ईरान जो है ना, ये ढेला चला दे रहा है, कभी मिसाइल मार दे रहा है, कभी गोली मार दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं लोग, वो लोग युद्ध करने थोड़े आया है भाई, वो युद्ध करने थोड़े आया है। और ईरान इसको भली भांति समझ रहा है, भाई तुम युद्ध करने आए हो ना, कितना दिन युद्ध करोगे, कितना दिन युद्ध करोगे। डिस्टर्ब करना तो जिंदगी भर डिस्टर्ब कर देंगे। युद्ध करना महंगा हो सकता है, युद्ध करने में खर्च आएगा, रणनीति आएगी, जान माल का खतरा होगा, बहुत पैसे लगेंगे। डिस्टर्ब करने में क्या जाता है, 100 जहाज में से 1 के ऊपर मिसाइल गिरा तो बाकी 99 भाग जाएगी। उस सेना थोड़े है कि आएगी मारने के लिए, नहीं समझे। शिपिंग जिसकी जहाज है, जहाज किसी और का रहता है, सामान किसी और का रहता है। अब जैसे मान के चलिए आप ही का ट्रक है, तो आपका ट्रक है तो सामान आपका थोड़ी है जी, ट्रक आपका है। अब आप कभी उसमें बालू लोड कीजिए, कब वो सब्जी लोड कीजिए, कब वो जानवर लोड कीजिए, आपकी मर्जी। अब पता चला कोनो गांव में मिसाइल हमला हो रहा है और उसी गांव से ऑर्डर आया कि 1 ट्रक सब्जी ले जाना है, तो आप क्या कहेंगे, रे तोरा सोचा तू नहीं, तोरा सब्जी का भाड़ा देगा 20,000 रुपया ट्रक का, अब मिसाइल हमारे ट्रकवा पे गिर गया, हमारे ट्रक में उड़ जाएगा 40 लाख का, हम ना जाएंगे, दूसरा ट्रक देखो, दूसरा ट्रक। तो ईरान को ये बात भली बात पता है कि देश कितनो चिल्ला ले, ये पानी वाली जो जहाजिया है ना, ये प्राइवेट आदमी का है, ये पानी वाली जहाज प्राइवेट आदमी का है, वो अबे नहीं करेगा। एमे हमको ज्यादा को मारने की जरूरत नहीं है। 500 जहाज में 1 को मार के गिरा, बाकी सब भाग जाएगा। कहा तो नहीं, हमारा डूब जाएंगे, बैंक से लोन लिए हैं, EMI चलता है, डूब जाएंगे, भागो, हमको यहाँ से आना ही नहीं है। ईरान अलग लॉजिक चल रहा है। ईरान का कहना है युद्ध थोड़े लड़ना है भैया, हमको शिपिंग लाइन डिस्टर्ब कर देना है। अब आपके मन में आएगा कि ई ससुरा शिपिंग लाइन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कुल मिल के इसको मार दिया सब। ईरान में सबसे खराब क्या हुआ, मिनाम स्कूल एक था, वहां पे 168 लड़कियों को मार दिया। लड़कियों की एज किसी का 5 साल 7 साल ऐसे था। दुनिया में देखो दोगलई क्या है, कोई उसको आतंकवादी नहीं कह रहा है भाई। अब इससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा, किसी स्कूल पर छोटी बच्चियों को मिसाइल से हमला कर दे, उससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा। तो आतंकवादी उसको नहीं कह रहा है। जलियांवाला बाग में गोली मार दिया, फिर इससे बड़ा आतंकवादी क्या होगा। 40 लाख लोगों को महारानी, इंग्लैंड की महारानी बंगाल का सारा अनाज खींच के लेके चली गई, सारे किसानों को गोली मार दिया गया, उनके घरों से अनाज की 1-1 बोरियां निकाल के सेकेंड वर्ल्ड वार के सैनिकों को भेज दिया गया। अकेले बंगाल में 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे थे, उन्हें आप आतंकवादी ही नहीं कहते। समझ में आया? याद रखिएगा, बंदूक लिया आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक, कलम लिए ये जो यूरोप वाले बैठे हैं, नाटो, UNO या महारानी, ये सब जो है सब जिसको देशों को गुलाम बनाई सब। आप बताइए, अंग्रेजों की गुलामी ने हमें कितना काटा। जलियांवाला बाग में मारा, हर एक विद्रोह में मारा, झांसी की रानी को मारा, भूख से मारा। इस मारने के बाद अफगानिस्तान बनाया, इस मारने के बाद पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, फिर म्यांमार बनाया, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब। अपने आप से जरा सोच के देखो, यार तुमने लाखों लोगों को तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में कटवा दिया,
आज अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा रहता तो आज हमारा अफगानिस्तान को आज तालिबान कैप्चर कर दिया। पाकिस्तान में आज गली गली में आतंकवादी घूम रहा है सब। बांग्लादेश की हालत देखो। तो भाई तुमने इतना कुछ किया, तुम आतंकवादी नहीं कहलाओगे? हाँ? चलो अब देखते हैं। सर पानी वाला जहाज हारमुज से क्यों जाता है? भैया पानी वाली जहाज़ों में जो पेट्रोलियम निकलती है वो कहाँ से निकलती है? सऊदी अरब के इसी एरिया से निकलती है, बहरीन से निकलती है, कतर से निकलती है, कुवैत से निकलती है, इराक से निकलती है, ईरान से निकलती है। इन सब लोग की मजबूरी है इधर से ही जाना। अब आपका कहना है कि सर ट्रेन लगा के इधर से क्यों नहीं भेज सकते हैं? ट्रेन लगा के बेशक भेज सकते हो, फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ईरान का यही कहना है महंगा हो जाए। रूस का कहना है कि भैया कुछ को तेल महंगा हो जाना चाहिए, कुछ भी करो तेल महंगा हो जाना चाहिए, रूस का तेल बिकेगा। और ट्रेन से तेल ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ट्रेन से तेल ले जाने में टाइम भी लगती है और महंगा भी पड़ता है। तो अल्टीमेट काम क्या हो जाएगा? ट्रेन महंगा हो जाएगा। फायदा किसको होगा? रूस को। रूस का कहना है कि भैया तेल हम ही से खरीदो तो आराम से। तो वो पूरी शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। और ट्रेन से भरना झमेला है ना, हर एक बॉगी में अलग अलग भरो, हर एक उसके डिब्बा में अलग अलग। पानी वाली जहाज का बड़का टंकी भर दिए, मतलब समझो 500 ट्रेन में जितना तेल आएगा उतनी एक जहाज में आ जाता है, पानी वाली जहाज में। तो 500 ट्रेनों में जितनी जहाज आएगी उससे ज्यादा उसमें आ जाए। अच्छा मान के चलो तुम ट्रेन बनाइयो दिए, उसको क्या जाता है एगो मिसाइल लेकर पे मार देगा। भैया जब इतनी चूंकि पानी के जहाज पे मार सकता है, अमेरिका के ड्रोन रडार पे मार सकता है, चलो ट्रेन की पटरिया भी क्या जरूरत है, मार देगा। अच्छा वो इतना सातिर है, वो ट्रेन की पटरी पे नहीं मारेगा, ट्रेन के रास्ते में आ रहा ब्रिज जो नदी को या किसी पहाड़ को या सुरंग को काट के जा रहा होगा ओकरे पे मारेगा। कहेगा पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा, पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा। पुलवा तोड़ देंगे तो 2 दिन में तो सही नहीं होगा, तुमको ढलैया करना पड़ेगा, 15 दिन उस पर पानी देना पड़ेगा, पानी देने के बाद फिर उसको टेस्ट करोगे फिर मार देगा। तो सोचो तुम्हें कोई फायदे नहीं है ना अल्टरनेटिव करने का, अल्टरनेट का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। और उधरों से जाना रोक देगा, और उसको पता है कि हम ट्रेन की स्टेशन एक उड़ा देगा, काम खत्म। और उतना अब अपने से सोच के देखो, उतनी ट्रेनें भी तो होनी चाहिए, हर चीजें पहले से सेट हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह दे कि पटना का विद्यार्थी चलो अब गांव में पढ़ना, ए भैया गांव में उतना हॉस्टल भी तो होना चाहिए, 5 लाख विद्यार्थी कहाँ जाएगा, यहाँ गली गली में हॉस्टल है। तो जो चीजें पहले से चल रही होती हैं उसके लिए पूरा एक सिस्टम बन चुका होता है। ट्रेनें उतनी हाई नहीं है, अचानक से बवाल आया है, तब क्या होगा? सर पाइपलाइन से नहीं भेज सकते हैं, उसको काम डिस्टर्ब करना है, पाइपलाइन में पे मार देगा वो कुछ से भेजिएगा मार, वो एकदम बढ़िया से नस पकड़ लिया इन लोगों को। और इसका साथ कौन दे रहा है? रूस। इसका साथ कौन दे रहा है? रूस और चाइना। रूस और चाइना। रूस इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि तेल का दाम बढ़ेगा, रूस खुश हो जाएगा। चाइना का कहना है भाई तेल का दाम बढ़ाओ, हमको उसी रेट पे देना। ईरान कह रहा है कि चाइना तुम टेंशन नहीं ले, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सब जगह बढ़ा देंगे। हम लोग का हो गया दिक्कत कि हम लोग इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल के साथ हो गए। ये ससुरा सबको दिक्कत नहीं है, ये अमीर देश है सब। हम लोग को ससुरा गैस महंगा हो गया, सोचो लोग, गैस महंगा हो गया तो गैस महंगा हो गया तो अब बताओ समोसा वाला जो गैस पे खाना बना रहा था वो अपना रेट बढ़ाएगा कि नहीं? तो जो समोसा पहले 10 रुपया का था अब 15 रुपया में होगा, तो लोग समोसा वाले से लड़ेंगे, काहे महंगा किया, काहे महंगा किया? या भैया का गैसवा महंगा हो गया तो कौन चीज से फूंक के समोसा बना दे, कहां से सस्ता करेगा वो? भाई खाओ वही खाओ। आगे बढ़े। अभी तो तुम देखना अभी मुसीबत आना बाकी है। 1 से 2 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान अपना सारा तेल समुद्र में मिला देगा। ईरान अपना सारा तेल समुद्र में मिला देगा, तुम देखना। और समुद्र में फैल गया ना तो पूरी दुनिया में प्रदूषण होगा, क्योंकि समुद्र एक जगह तो रुकता नहीं है। तुम देखो बाबू, तुम लिख के रख लो, कहीं कॉपी के पीछे रख लो कि 20 मई से पहले ईरान जो है ना अपना तेल समुद्र में मिलाना चालू कर देगा। लिख के धर लेना।
20 मई से पहले ईरान अपना 15 मई को उसका स्टोरेज खत्म हो रहा है। 15 मई को ईरान का स्टोरेज खत्म हो जाएगा। ईरान के पास अब स्टोर करने की क्षमता नहीं। 15 से 20 मई तक वो स्टोर कर सकता है, उसके बाद क्षमता ही नहीं स्टोर करे। उसके बाद समुद्र मिलाना चालू करेगा। आगे बढ़े सर, आपको कौन बताया है ये बात? ट्रम्प। ट्रम्प ट्रम्प बताया, ट्रम्प। देखो, हर युद्ध का एक पैटर्न होता है। युद्ध एक खास रणनीति से लड़ी जाती। उस युद्ध में दो चीजें होती हैं, दुश्मन को हराओ या दुश्मन को परेशान करो, दोनों चीजें होती हैं। और अगर ईरान का कहना हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आगे बढ़े तो बताओ सर, इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा है? ट्रम्पवा मना किया हम लोग को। हमको ईरान तेल बेचने को रेडी है। ईरान हमें तेल उधार दे देता है और कहता है कि तेल बेचने के बाद हमको पैसा दीजिएगा, हमको एडवांस नहीं चाहिए। भाई तेल खरीदिए, इंश्योरेंस भी हम देंगे, पहुंचा भी हम ही देंगे, तेल बना के बेच दीजिएगा, और जब बिक जाएगा तब पैसा दीजिएगा। लेकिन ट्रम्प वो कहता नहीं, नहीं खरीदो। हम लोग ट्रम्प की अमेरिका दादागिरी दिखाता है और हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने शौक से किया है, या ऐसा नहीं कि मोदी जी को शौक लगा है या मनमोहन सिंह को शौक लगा है। इन दोनों को टॉर्चर किया था, समझा गया? मनमोहन सिंह और मोदी जी दोनों को मना किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं मनमोहन सिंह ज्यादा ताकतवर थे तो उनसे पूछिएगा, वो भी ईरान से तेल खरीदते थे, उन्हीं के समय मना कराया। मोदी जी भी ट्राई किए, ईरान दौरे पे भी गए थे, इनको भी मना किए, दोनों को मना किया था, दोनों को। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी अलग लेवल का आदमी थे। अमेरिका ने कहा परमाणु बम मत लगाओ, 5 को परीक्षण कर दिया, मना करेगा 5 को करेंगे, समझे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कौन दे रहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कहेंगे हम पीछे से बम बनाते रहेंगे, आप चलाते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कलाम साहब से कि बम में कोई कमी नहीं ना होगा, आप लड़ाई बोलिए, हम इधर से बनाते रह रहे हैं। तो कहेंगे ठीक है, मारे सोचा नहीं, परमाणु बम बना, कारगिल की लड़ाई में चढ़ गए अटल बिहारी वाजपेयी, हो गया। सर बैरल क्या होता है? बैरल माने ड्राम, बैरल माने ड्राम। 159 लीटर वाले ड्राम को बैरल बोला जाता है। 159 लीटर वाले को बैरल कहा जाता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो सऊदी अरब ईरान इस सब का लड़ाई उड़ाई का मैटर तो समझ ही रहे हो बाबू, ध्यान से देखो। सऊदी अरब का पेट्रोलियम एरिया इधर है। सऊदी अरब के इस, मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी, लुक टुवर्ड्स मी, लुक ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, लुक एट दिस पैनल। सऊदी अरब का लाल सागर के पास एक बहुत बड़ा शहर है जद्दा। सऊदी अरब के लाल सागर के पास बहुत बड़ा शहर है जद्दा। देखिए जद्दा मिला कि नहीं मिला? जद्दा मिला कि नहीं मिला? सऊदी अरब का बहुत बड़ा शहर है जद्दा। जितने लोगों को हज करना होता है पूरी दुनिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, कुवैत से, कतर से, दुबई से, ओमान से, यूएई, इधर से, यहाँ से, जॉर्डन से, सब लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। हज करने लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। हज करने कहाँ जाते हैं? तो मक्का मदीना जाते हैं। समझ में आ गया? हज करने लोग मक्का मदीना। किस एयरपोर्ट पे उतरते हैं? जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं। यहीं पर एक शहर है मक्का और एक शहर है मदीना। यहाँ है मक्का और यहाँ है मदीना। ये हो गया मक्का और ये हो गया मदीना। तो मक्का मदीना दोनों शहर हैं, ये हज यात्रा के लिए यहाँ है। मक्का में काबा है जहाँ मुस्लिम लोग सर करके नमाज पढ़ते हैं।
मुस्लिम लोग जो सर करते हैं, अपना चेहरा रुख किधर की ओर करते नमाज पढ़ते हैं, मक्का की ओर करके नमाज पढ़ते हैं। यानी हिंदुस्तान का जो भी इंसान नमाज पढ़ेगा तो उसका सर किधर रहेगा, मक्का की ओर रहेगा। उसका सर किधर की ओर रहेगा, मक्का की ओर रहेगा। इंडिया का जो भी आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका सर मक्का की तरफ रहेगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन इराक का आदमी, सीरिया का आदमी, तुर्की का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन साउथ की ओर रहेगा। मिस्र का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन ईस्ट की ओर रहेगा, ईस्ट की ओर। इथियोपिया का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर रहेगा, नॉर्थ की ओर। सऊदी अरब का आदमी नमाज पढ़ेगा तो किस डायरेक्शन में हो भैया, देख लो, इधर ही मक्का की ओर ही होना चाहिए। किबला बोलते हैं, किबला, किबला समझ में आ गया, किबला बोलते हैं, झुक के उधर ही नमाज पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किबला जिधर झुक के हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आजकल हीरो हीरोइन सब ऐसा गाना बना रहा है सब। एगो हीरो गाना गए थे, मेरा रूह भी तू, मेरी जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा किबला भी तू, मैंने तोरे ओर से झुकबे करेंगे, उन्हीं झुकबे, किबला भी तू। तो नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आजकल गाना गा रहा है, एकदम चढ़ा दे रहा है, लड़की को बुझाइए नहीं रहा है किबला मैंने होता क्या है, उसको ही नहीं बुझा रहा है किबला मैंने क्या होता है। लेकिन हाँ, खुश, हमारा तारीफ हुआ है बस। दो चार गो लाइन मिला ली, मेरी जान भी तू, शौक भी तू, और उसके बाद किबला भी तू, उसको लगा हाँ हमारे ही बारे में बोल रहा है, अच्छा अच्छा तारीफ करो, खूब तारीफ। कहा जी ने, क्या मजा आता है इन सब को तारीफ सुनने में। हाँ, कितना मानता है, हम ही को कह रहा है कि मेरा आकाश गंगा भी तुम, मेरा ब्रह्मांड भी तुम, मेरा गैलेक्सी भी तुम, सौर मंडल भी तुम। कितना मतलब का ये सबको तारीफ सुनना पसंद रहता। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत? सर कजाकिस्तान वाला कैसे नमाज पढ़ता हो, तिरछा पढ़ता होगा, इसे तिरछा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में होगा। अब जैसे भी डायरेक्शन लगा लो यही होता है, तो ये नमाज यहीं पढ़ते हैं, इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया मक्का, और ये शहर हो गया मदीना। मक्का और मदीना, हज यात्रा में ये दोनों शहर में जाए जाते हैं। हज यात्रा एक लंबा चीज होता है, लंबा प्रोसेस होता है। बकरीद के समय हज कंप्लीट होता है, उसके अलावे जब हम कभी हज करने जाते हैं, बकरीद का समय नहीं रहता है। जिलहिज्जा, 10 जिलहिज्जा को वो हो जाता है। जिलहिज्जा बकरीद के महीना को बोला जाता है, मुस्लिम लोग को आइडिया होगा। जो बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है वो इसी हज के आखिरी दिन को मनाया जाता है। इसके अलावे जब आप हज करने जाते हैं, उम्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्रा कहा जाता है। तो हज एक प्रोसेस होता है मुस्लिम लोग के लिए, है ये लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। हज में जाते हैं, मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, काबा जाएंगे, मस्जिद नबवी जाएंगे, मीना जाएंगे, मुजदलफा जाएंगे, अराफात का मैदान जाएंगे, कंकड़ी मारेंगे, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। मक्का मदीना जब हज करने जाएंगे तो इसलिए तो आप लोग को तो नॉर्मल पढ़ना है, कोई हम हज यात्रा के टूरिस्ट गाइड तो है नहीं जो आपको बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? हज यात्रा आप देखे होंगे इस्लाम धर्म में, आप मक्का और मदीना शहर में काबा और हरम शरीफ में मस्जिद नबवी देखे होंगे। आपने ये देखा होगा, मक्का, मक्का मदीना जब कभी आप लिखिएगा ना तो ये दो चीजें बहुत जरूर आएंगी। देखिए, अब ये जो है ना, ये काबा है, ये मक्का शहर में है। मुसलमानों के लिए काबा है ब्लैक कलर में, ये मक्का शहर में है। और ये ग्रीन कलर में देखेंगे तो इसे गुंबद खिजरा कहते हैं। मस्जिद नबवी ये मदीना में है, तो एक मक्का में है और एक कहाँ है? मदीना में। दोनों अलग अलग शहर में है। ये ग्रीन कलर कहाँ पे है? मदीना शरीफ में है। तो देखिए ध्यान से, दोनों अलग कलर में है। ये ग्रीन कलर वाला कहाँ है? वो मदीना में है। ग्रीन कलर मदीना में और ब्लैक कलर वाला मक्का शहर में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हज करने जाते हैं लोग तो हर जगह जाते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हज कैसा होता है भैया? यहाँ पे इसके चारों ओर तवाफ, मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया से लोग जाते हैं हज करने। देखिए, ये हो गया हज यात्रा। लेंदी प्रोसेस दे देता है ना ये सबको डाउनलोड करने में। देखिए,
हज यहाँ आके कंप्लीट कर लेते हैं। केवल हज में यही प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन मेन प्रोसेस होता है ये काबा शरीफ के चारों ओर चक्कर लगाना। ये पूरी, ये छोटे 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 लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग गए हैं। ये छोटे 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 जो लोग देख रहे हैं ना, ये भीड़ भीड़, ये पूरी इंसान है, पूरी दुनिया से गए होंगे लोग। और ये अंदर में वो काबा शरीफ में जाते हैं, यहाँ पे ये अंदर में, अरे यहाँ मेन इसी में चक्कर लगाना होता है, तवाफ। देखिएगा बहुत भीड़ भाड़ रहती है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। तो ये है हरम शरीफ में, यहाँ पर काबा शरीफ के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। और ये आप लोग को तो जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को इतना मतलब बहुत डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, और ये जो इसके एक्सपर्ट हैं वही लोग बताएंगे। हमारा चूंकि मैप का हिस्सा आ जाता है, हमारी मजबूरी बन जाती है। कई आदमी कहता है कि जब आपका सब्जेक्ट नहीं है तो क्यों बता रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई जब तुम नहीं जानते हम कौन सी के टीचर हैं तो काहे लिए ज्ञान दे रहे हो। हाँ, भाई तुम जहाँ नहीं, मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा आ जाता है ज्योग्राफी, हम क्या कह के निकल जाए यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पर ये चालू किसने किया था? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने चालू किए थे। यहाँ पर हज के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या हज को तवाफ, तवाफ मतलब होता है किसी चीज के चक्कर लगाना। जैसे आप परिक्रमा बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज को परिक्रमा, तो उसको ना उर्दू अरबी में लोग बोलते हैं तवाफ। तवाफ मतलब होता है चक्कर लगाना किसी चीज के। वो गाना नहीं सुने हो, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़ आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। गाना उर्दू बुझाएगा नहीं तो तुम गाना कौन सी समझ में आएगा? उर्दू उर्दू कुछ बुझाता है नहीं तुम लोग को, गाना सुनता है ज्यादा। गाना में सुनेगा सब, बुझाएगा कौन ने? आरजू मतलब होता है इच्छाएं, आरजू का मतलब होता है इच्छा। जैसे दूगो लड़का लड़की मिलेगा, खूब इच्छा पाल लेगा, हम लोग का नौकरी हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, घर बनाएंगे लोग बढ़िया, घर के आगे बगीचा रहेगा, ये सब होता है आरजू। इसे क्या कहते हैं? आरजू, तमन्नाएं। तो गाना बोलता है ना कि जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़ें आरजू करते, मतलब इच्छाओं के चारों ओर अपनी जीवन के बारे में कल्पना करते, तवाफ़ें आरजू करते मतलब इच्छाओं के चारों ओर घूमते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था, मतलब लेकिन अंत में इन सपनों का टूटना भी जरूरी था। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू भारतीय भाषा है, मुसलमानों की भाषा नहीं है। मुसलमानों की भाषा अरबी है, मुसलमानों की भाषा अरबी है, उर्दू नहीं है। आगे बढ़े सर, उर्दू का भी क्लास लीजिए, हम सब समझते हैं। यहाँ हम उर्दू का क्लास लेंगे और जाके फोन पे उसको गाना सुनाएगा और उसके बाद उसका मतलब समझाएगा। समझते हो? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जिहाल मस्ती मकम बरंजिस बहार हिजरा बेचारा दिल है, इसका मतलब समझ में आया? मेरे रस के कमर, इसका मतलब समझ में आता है? हम सब समझते हैं, तुम लोग को पढ़ाई करता है तुम लोग। आगे बढ़े। अरे दादा ओ दादा, देखिए ध्यान से, मक्का मदीना में हज की यात्रा बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, और हज यात्रा में जो कपड़ा पहनना जाता है, जो हज यात्रा में जो कपड़ा पहनते हैं वो सीला नहीं होना चाहिए, लपेटा हुआ कपड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो मुस्लिम लोग होंगे उन्हें आइडिया होगा, एहराम बोलते हैं ना उसे, एहराम बोलते हैं। उस कपड़े में सिलाई नहीं होती है, जैसे लपेटा हुआ रहता है, ऐसे लपेट के फिर ऐसे ढक के, उसमें एहराम बोलते हैं उसको। अब वो एक्सपर्ट जो होंगे उन्हें आइडिया होगा। आगे बढ़े। अच्छा, इस हज यात्रा को चालू कौन किए थे पता है? मोहम्मद साहब नहीं चालू किए थे, हजरत इब्राहिम ने चालू किए थे। मुसलमान हजरत इब्राहिम साहब को इज्जत देने के लिए हजरत इब्राहिम अली सलाम बोलते हैं, और मुसलमानों के भी पूर्वज हजरत इब्राहिम है।
हजरत इब्राहिम से ही निकले हैं तीनों लोग। उनके दो बेटे थे, हजरत इस्माइल और इसाक। इस्माइल और इसाक, तो हजरत इस्माइल से उन्हीं के खानदान में आगे जाकर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और दूसरे बेटे इसाक में ईसा मसीह और मूसा का जन्म होता है। तो उससे हो जाते हैं ईसाई और यहूदी। तो जो ईसाई धर्म है, जो यहूदी धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है, इन तीनों के पूर्वज कौन है? इब्राहिमिक। इसलिए इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिमिक रिलीजन। तो ये जो काबा और ये हज की परंपरा है, हजरत इब्राहिम ने चालू किया था। बाद में ये परंपरा और ज़्यादा आगे चलती गई। समझ में आ गया? और यहाँ आगे जाएंगे तो एक पहाड़ मिलेगा, मुजदलफा, सफा, मरवा, वहां फिर आके एक पानी मिलेगा, जमजम का पानी, जमजम का कुआं। तो जैसे हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र है, वैसे ही मुसलमानों में आबे जमजम, जम आब मतलब होता है पानी, आब मतलब होता है पानी, आब, आब मतलब पानी, जल। आब मतलब होता है जल, आब, आबे जमजम, जमजम का पानी, आबे जमजम, जमजम का पानी। जहां दो नदी रहेगी उसे दो आब कहते हैं। जहां 5 नदियां थी उसका नाम पंजाब हो गया। 5 नदियों से बच गया पंजाब। समझ में आ गया? 2 नदियां रहेंगी तो 2 आब। आब मतलब होता है जल उर्दू में, आब मतलब। तो हिंदू धर्म के लिए क्या पवित्र है? गंगा जल। वैसे मुस्लिम लोगों के लिए क्या है? आबे जमजम पवित्र है। समझे? आगे देखते हैं हम लोग। और ये लंबा प्रोसेस होता है, इतना ही छोटा नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और हमें पढ़ाना मजबूरी हो जाती है भैया, क्योंकि ये ज्योग्राफी के टॉपिक में आ जाएगा। फिर कहेगा कि आप एक्सपर्ट नहीं है, मत बताइए। भाई तोरा नहीं पता है कि हमारा टॉपिक में आते हूँ, मत बोल। यहाँ समझ में आ गया? सऊदी अरब। अब ये है इधर का जगह यमन। देखिए यमन, यमन देख रहे हैं? यमन, यमन देखो, यमन। सबको यमन मिल गया? बताओ हज यात्रा के लिए कौन जगह, कौन सा देश? सऊदी अरब। हज मक्का, मदीना, मुजदलफा, अराफात, मीना, ये कई चीजों को मिला के हो जाता है। आगे बढ़े। सर आप पाकिस्तान गए हैं, हमारा आने ही नहीं देगा, सब पाकिस्तान चल जाएंगे। तो हमको आने नहीं देगा, हम पाकिस्तान चल जाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तो बोलो। चलो, यमन है, इसकी राजधानी है सना। इसकी राजधानी है सना। यमन जो है, अब एक चीज गौर करके देखिएगा, यमन भी है ईरान से समर्थित देश है। ईरान समर्थित देश है यमन। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल दे रखा है। अब वो कहते हैं कि अगर तेल इधर से ले गया तो एक काम कर, तुम ई रास्ता को भी बंद कर देना। अब ई पतरका रास्ता का नाम है बाब अल मंदेब। ईरान कहता हम हेकरा बंद कर दिए हैं। ले, उनका काम है तेल को महंगा कर देना, तेल महंगा कर दिए। अब पूरी दुनिया पंचायती कर रही है अमेरिका से, अरे छोड़ रे बकलोलवा, कहीं का पूरा तेल महंगा हो गया है। छोड़ दे बकलोलवा, पूरा का पूरा तेल महंगा हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो बाब अल मंदेब जल संधि पर, बाब अल मंदेब जल संधि पर, बाब अल मंदेब जल संधि पर कौन कंट्रोल कर रहा है? यमन के हूती विद्रोहियों ने कंट्रोल कर रखा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने। इस यमन का एक द्वीप यहां पर है, सोकोट्रा आइलैंड। कौन सा द्वीप है? सोकोट्रा आइलैंड है। सोकोट्रा आइलैंड। देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोकोट्रा आइलैंड किस देश का है? तो सोकोट्रा आइलैंड यमन का है। यमन के सामने देखिए समुद्र में सोकोट्रा आइलैंड मिलेगा। सोकोट्रा आइलैंड मिल गया? सोकोट्रा आइलैंड किसका है? यमन का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम्म? कौन है ये कि नकुल देव? इसको ब्लॉक मार के इसका बैच भी उड़ा दो। किससे पैसा में? पुष्पांजलि से मांग रहा है पैसा? है क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। पहले नोट्स मांगता था सब, अब पैसा मांग रहा है। दूर तोरी के बकलोल सब। क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। बाबू ये बैच दोबारा खरीद लेना जाओ, बैच दोबारा खरीद लेना जाओ। जा, अभी तो बैच इसको दोबारा बैच खरीदना पड़ेगा। जाओ बाबू जाओ। सर पूरा क्लास डिस्टर्ब किया था, ठीक किया आप। पुष्पांजलि करिए, थैंक यू सो मच सर। हाँ गया काम से, पैसा मांगेंगे उससे यहाँ पे। जा एक बार दोबारा बैच खरीदना अब इसको, डिस्टर्ब कर दिया क्लास। तो कहावत नहीं कहते थे, औलाद मांगने गए थे पति गंवा के चल आए। बेचारा गया तब पैसा मांगे ओकरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमन के ऊपर देखेंगे ओमान मिलेगा। यमन के ऊपर गए देखिएगा ओमान मिलेगा। ओमान, ओमान देखेंगे, ओमान देखिए। नहीं मिला ओमान। ओमान से भारत का बहुत अच्छा संबंध है। देखो हम लोग का सबसे अच्छा संबंध है, केवल चाइना और पाकिस्तान से खराब है। हम लोगों का सबसे ही अच्छा संबंध है, हम लोग का संबंध सबसे अच्छा है। समझ में आ गया? मिल गया। ओमान के पास दुकम की खाड़ी में हम लोग यहाँ पर एक बंदरगाह लेने वाले हैं। ओमान की राजधानी है मस्कत। ओमान की राजधानी है मस्कत। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कत है। ओमान की राजधानी मस्कत। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओमान की खाड़ी डिस्टर्ब है। यहाँ से जहाज लेके अगर यहाँ से गुजर भी जाएंगे, जब तक पानी वाली जहाज पार नहीं कर जाए, किस कोना से मिसाइल मार देगा ये किसी को नहीं पता। एक कहीं कोनो कोना से मारेगा, सब आदमी भाग जाएगा। इधर से, इधरों से मार सकता है, कहीं से मार सकता है। अब आप 2500 किलोमीटर तक आप सिक्योरिटी नहीं ना दे पाइएगा जी कंटिन्यू, सब बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, शिप जो होते हैं उनको अपना लोकेशन बताते रहना है, रूल है। हर एक शिप को अपना लोकेशन बताना है। इस जगह को खोजने के लिए जरूरत भी नहीं है, लोकेशन बताइएगा आप कहाँ है, टिप के टर्न दे मार देगा उस पर जा। तो इसका फायदा उठा रहा है वो। ईरान की, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कत है। ओमान की राजधानी मस्कत। ओमान की राजधानी मस्कत। कुल राजा पहले एक के में पटदार था, यहाँ का राजा अलग है, यहाँ का सब जगह राजा है। ओमान का एगो 2 कट्ठा जमीन ऊपरो है, देखो तो ऊपर है, देखो 2 कट्ठा जमीन रख ले ऊपर। दुबई के खोपड़िया पे देखो तनी सा जमीन ओमान का है, देखो देखो। दुबई के खोपड़िया पे देखो तनी सा जमीन ओमान का है, देखो ना। दुबई के खोपड़िया पे तनी सा जमीन किसका है? ओमान का है। मिला? ओमान का ही जमीन यहाँ पे भी है थोड़ा सा। दुबई के खोपड़िया पे 2 बीघा लिया है, वहां भी रखा हुआ है। अब इधर देखेंगे आपको मिलेगा यूएई। यूएई मिल गया, यूएई। सबसे ज्यादा डेवलप इधर कौन है? यूएई है। यूएई में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं आजकल? यूएई में जाते हैं। सबसे ज्यादा रियल इस्टेट यानी बिल्डिंग्स, होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, मीटिंग, फैशन, ये सारा चीज कहाँ जा रहा है? दुबई में जा रहा है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग दुबई, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट दुबई, सबसे ऊंचा वो स्काई जंप दुबई, सबसे गहरा रेस्टोरेंट दुबई, सबसे गहरा स्विमिंग पूल दुबई। सारा चीज दुबई 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 करके रख दिया है, सब चीज दुबई में कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये इतना जबरदस्त इन सब का दिमाग लगाया सब दुबई वाला, तो दुबई में बहुत बेहतरीन है। समझ में आ गई? नहीं आ गया? अब आगे दुबई का क्लास कल बता देंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते, कल दुबई बताएंगे। कल आप लोग को दुबई लेके चलेंगे, ठीक है? आज हम आपको ओमान छोड़ देते हैं, कल आप लोग को दुबई ले चलेंगे, ठीक है? दुबई चलेंगे कल, कल दुबई चलेंगे। आज के लिए इतना ही।